एंड वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन नीड्स को सर्व करती है। उसमें हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट को अपने 3 इंपॉर्टेंट कामों के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, और वो है प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन मेकिंग लें तो डिसीजन मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है प्रोडक्ट की प्राइस सेट करना, और प्रोडक्ट की प्राइस यानी कितने में उसको बेचा जाए ये डिपेंड करती है कि कंपनी को वो प्रोडक्ट कितने में पड़ा। स्पेशली अगर वो कंपनी वो प्रोडक्ट खुद बना रही है तो उसको वो प्रोडक्ट कितने में पड़ा होगा बनाते हुए। जब तक ये कॉस्ट नहीं पता होगी प्राइस सेट करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर सेट भी कर ली जाएगी तो हो सकता है गलत प्राइस सेट की जाए। अगर आप लेट्स से एक चेयर या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके फर्नीचर का एक यूनिट आपको कितने का पड़ता है, पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू आप एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो उसको कॉस्टिंग कहते हैं। लेकिन कॉस्टिंग यानी एक यूनिट की कॉस्ट निकालना बगैर कॉस्ट को जाने इम्पॉसिबल है। पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक रिटेलर हैं तो आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में कोई मुश्किल इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप एक बनी बनाई चीज़ परचेज करके बेचोगे, तो जितने में आपने वो चीज़ परचेज की है वही आपके लिए उसकी कॉस्ट है। प्रॉब्लम कॉस्ट निकालने में तब आती है जब आप मैन्युफैक्चरर होते हो, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर बनी बनाई चीज़ नहीं खरीदता। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर फर्नीचर नहीं खरीदता, वो लकड़ी खरीदता है, वुड खरीदता है, और फिर उस वुड या लकड़ी या मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू फर्नीचर। तो लकड़ी पे जो कॉस्ट आई और उसके अलावा जितनी भी कॉस्ट आती है उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करने, वो सब कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए ये आप तब कर सकोगे जब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पता होगा। एक मैन्युफैक्चरर के यहां 5 किस्म के काम होते हैं जिनको हम कहते हैं फंक्शंस। 5 फंक्शंस हैं: प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। ये 5 फंक्शंस हैं और इन पे लगने वाली कॉस्ट को भी हम इन्हीं नामों से फिर जानते हैं। जैसे प्रोडक्शन पे लगने वाली कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, यानी चीज़ को बनाने पर जितनी भी कॉस्ट लगती है, उसके मटेरियल से लेकर उसकी फिनिशिंग तक जितनी भी कॉस्ट लगती है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, या फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। एक कंपनी को ओवरऑल मैनेज करने के लिए जितनी कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं। वो ऑफिस बिल्डिंग जिसमें आपके कंपनी का सीईओ बैठते हैं, वो ऑफिस बिल्डिंग जिसमें आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उस ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, उसके स्टाफ की सैलरीज और उसकी यूटिलिटी बिल्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहलाती है। लेकिन एक प्रोडक्ट को बेचना भी पड़ता है, बेचना और कस्टमर तक पहुंचाना, इस पे लगने वाली कॉस्ट को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। इसमें मार्केटिंग कॉस्ट आती है, इसमें सेकेंडरी मटेरियल की पैकेजिंग कॉस्ट, जो आपकी सेकेंडरी मटेरियल पैकेजिंग कॉस्ट होती है वो आती है, इसमें डिलीवरी कॉस्ट आती है कस्टमर तक चीज़ पहुंचाने की, इसमें सेल्स स्टाफ की सैलरीज आती हैं। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक प्रोडक्ट पर रिसर्च की जाती है। ऐसे ही नहीं आप प्रोडक्ट बना देते हो, पहले आप मार्केट रिसर्च करते हो, आप पता करते हो आपका कस्टमर क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में कंपटीशन किस किस्म का है। बहुत सारी रिसर्चेस करनी पड़ती हैं और रिसर्च पे लगने वाली कॉस्ट को रिसर्च कॉस्ट कहते हैं। रिसर्च करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी बेस पर जब एक सैंपल या प्रोटोटाइप प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है उसको कहते हैं डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को टेंजिबल शक्ल में लाने पे जो कॉस्ट खर्च होती है उसको कहते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट, और रिसर्च से लेकर डेवलपमेंट तक जितनी भी कॉस्ट खर्च होती है उसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। और लास्ट, पैसा चाहिए हर काम के लिए।
वो पैसा कोई भी फ्री में नहीं देगा, उसके ऊपर रिटर्न चाहेगा। जब हम किसी से उधार लेकर उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, रिटर्न देते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। ये है वो 5 टाइप ऑफ कॉस्ट जो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंकर होती हैं। एक यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम कॉस्टिंग करने जा रहे हैं। तो अब एक चीज आप हमेशा के लिए याद कर लें कि जब कभी आपको एक यूनिट की कॉस्ट चाहिए हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कॉस्ट पर यूनिट जो आप निकाल रहे हो वो निकाल क्यों रहे हो। एक मकसद तो उस पर यूनिट कॉस्ट का ये है कि आपके पास अगर साल के एंड पर आपकी किसी प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं, लेट्स से 1000 यूनिट्स आपके पास चेयर्स के, कुर्सियों के पड़े हुए हैं, और एक कुर्सी की कॉस्ट आपको इसलिए निकालनी है ताकि आप उन 1000 चेयर्स की कॉस्ट निकाल सको और वैल्यू निकाल सको कि आपके पास कितनी वैल्यू की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो उसके लिए आपको पर यूनिट कॉस्ट अगर चाहिए तो हमेशा के लिए एक बात याद रखें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जब कभी आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड की जाती है, और उन 1000 यूनिट्स पर सिर्फ वो कॉस्ट दिखाई जाती है एसेट के तौर पर जो आपने उन 1000 शेयर्स को बनाने में इंकर की होती है। कंपनी ने इसके अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट स्पेंड की होंगी, लेकिन एसेट के तौर पर, इन्वेंट्री की वैल्यू के तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट दिखाते हैं, वो भी उन 1000 यूनिट्स की जो स्टॉक में पड़े हुए होंगे। जितनी इसके अलावा कॉस्ट हम स्पेंड करते हैं वो एक्सपेंस कहलाता है। उसको हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सेल्स में से, यानी जितना हमने रेवेन्यू कमाया उसमें से एज एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट शो करते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया। और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट आपने उन 1000 यूनिट्स पे लगाई होती है जो अभी तक आपने बेचे नहीं है, उन पे लगने वाली प्रोडक्शन कॉस्ट को हम एसेट के तौर पे दिखाते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एक्सपेंस में नहीं चार्ज करते, क्योंकि अभी हमने ये यूनिट्स बेचे ही नहीं। अभी वो जो सेल्स कमाई है वो इनमें से कमाई ही नहीं गई है, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा। हम उन यूनिट्स की कॉस्ट भी अगर अपनी सेल्स में से माइनस कर दें जिन्हें हमने आज बेचा ही नहीं है, तो हम अपनी एक्सपेंस को ओवर स्टेट कर रहे होंगे। इसलिए हम उस कॉस्ट को अपनी एसेट की वैल्यू में दिखाते हैं जब तक वो बेच ना दें। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, और अदर एक्सपेंसेस जितने भी हम खर्च करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक, सारी कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, वो जितनी भी हम खर्च करते हैं उसको हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। और पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हैं, जिस साल वो खर्च होते हैं उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पर दिखाते हैं। अब इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये कॉस्ट क्लासिफाई करें। हम पहले पता कर लें कि हमारी कंपनी में प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी हैं, ताकि जब कभी हमें इन्वेंट्री वैल्यू के लिए पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो हम फिर इंश्योर करें कि हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को ही उठा रहे हैं। इसीलिए हम आगे अब मज़ीद जो कॉस्ट पढ़ेंगे वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। हम प्रोडक्शन कॉस्ट को अब फर्दर क्लासिफाई करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट फर्दर कैसे क्लासिफाई की जाती है। अब आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में जानना क्यों चाह रहे हैं। हमें एक यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम किसी तरीके से एक यूनिट की कॉस्ट बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर लें। अब एक यूनिट की कॉस्ट हम कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारी वो कॉस्ट आ जाएगी, लेट्स से मुझे एक चेयर, एक कुर्सी पता चल जाए कि मुझे 1000 रुपीज की पड़ रही है या $1000 की वो चेयर पड़ रही है, तो फिर मैं उस चेयर की प्राइस जब सेट करूंगा तो वो सही प्राइस होगी। अगर मैंने 1000 सही कैलकुलेट किया तो जो प्राइस आएगी वो भी सही होगी। अगर मैंने उस चेयर पे $1000 खर्च किए हैं और वो चेयर मैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर को बेच रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे अपने उस कस्टमर से वो 1000 रिकवर करने अलॉन्ग विद द प्रॉफिट।
लेकिन कोई भी दुनिया में कोई कस्टमर आपको उस चीज के पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा जो आपने एक प्रोडक्ट पे लगाया और उसका फायदा उस कस्टमर को ना हो रहा हो। जैसे अगर आप अपनी चेयर के अंदर लेदर का कुशन लगाते हो और सामने वाला कस्टमर लेदर कुशन पसंद करता है, उसे चाहिए वो लग्जरी जो आप देना चाह रहे हो, तो फिर वो आपको उसके पैसे देने के लिए तैयार होगा। आप जो भी कॉस्ट प्रोडक्ट पे खर्च करते हो, आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपने कस्टमर से वो रिकवर करो। तो अब आपको कौन सी कॉस्ट खर्च करनी चाहिए, कौन सी नहीं, ये तो बहुत आगे की डिस्कशन है। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो कॉस्ट हमने लगाई होगी उस चेयर के ऊपर, वो हम कैलकुलेट कैसे करें। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उस चेयर पे वही कॉस्ट चार्ज करें जो हमने उस पे लगाई होगी, क्योंकि कस्टमर वही देने के लिए तैयार होगा। लेकिन क्या हर कॉस्ट एक चेयर पर कितनी लगती है ये एग्जैक्टली मालूम हो सकती है? नहीं। कुछ कॉस्ट तो हम मालूम कर सकते हैं कि एक चेयर पे कितनी लगी, और कुछ को हम मालूम नहीं कर सकते। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, हम बिल्डिंग के मालिक को हर चेयर की बेस पर रेंट पे नहीं करते, हम उसको एक लमसम रेंट पे करते हैं पूरे साल का, हर यूनिट के ऊपर नहीं पे करते। इसलिए हर यूनिट का रेंट कितना होगा ये हम एग्जैक्टली मालूम नहीं कर सकते। और जिस कॉस्ट को हम एग्जैक्टली मालूम नहीं कर सकते कि वो एक यूनिट पे कितनी लग रही है, दो के लग तो उसी प्रोडक्शन पे लग रही है, लेकिन हमें एग्जैक्टली एक यूनिट के बारे में नहीं पता, इसलिए हम उन कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो हमारी पहले कोशिश ये होती है कि हम वो कॉस्ट अलग कर दें जो डायरेक्टली एक यूनिट पे कैलकुलेट की जा सकती हो कि कितनी लग रही है, और इनडायरेक्ट को एक तरफ कर दें। इसीलिए हम ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट नजर आ रही है। पहले मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन कॉस्ट 3 किस्म की होती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ये तीनों को मिलाएं तो प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। मटेरियल हर उस चीज को कहेंगे जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो जाए। जैसे कि अगर चेयर बना रहे हैं तो वुड यानी लकड़ी आप यूज करोगे चेयर को बनाने के लिए, तो कंज्यूम हो जाएगी कुछ लकड़ी, तो इसलिए इसको मटेरियल कहते हैं। अगर उस लकड़ी उस चेयर को बनाने के लिए ग्लू यूज किया जा रहा है तो वो भी कंज्यूम होगा, वो भी मटेरियल कहलाएगा। लेकिन अगर किसी मशीन के ऊपर ऑयलिंग हो रही है, लुब्रिकेशन ऑयल लग रहा है, डेफिनेटली वो भी कंज्यूम हो रहा है, उसको भी हम मटेरियल कहते हैं। तो मटेरियल की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कंज्यूमेबल्स, समथिंग दैट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको हम मटेरियल कहेंगे। वो तमाम लोग जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली, उसको हम लेबर कहते हैं। और मटेरियल और लेबर को छोड़ के जितनी भी कॉस्ट आप स्पेंड करते हो, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट या फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर की मेंटेनेंस कॉस्ट या यूटिलिटी या पावर, ये सारी कॉस्ट एक्सपेंसेस कहलाती। अब मटेरियल में डायरेक्ट पोर्शन क्या है और इनडायरेक्ट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट हर उस कॉस्ट को कहेंगे जो एक यूनिट पर ट्रेस किया जा सकता हो, पता चलाया जा सकता हो कि एक यूनिट पे एग्जैक्टली कितना लग रहा है, ताकि हम वो कॉस्ट सिर्फ उसी यूनिट को चार्ज करें जिस पे वो कॉस्ट लग रही है, और फिर उसी कस्टमर से रिकवर करें जिसको वो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो मटेरियल को हम डायरेक्ट कब कहते हैं? उसमें 3 क्वालिटीज अगर होंगी तो वो ट्रेसेबल हो जाता है, वो एक यूनिट पे मालूम किया जा सकता है। सबसे पहले वो प्रोडक्ट का हिस्सा बने, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे लुब्रिकेशन ऑयल है, वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता, तो आप एक यूनिट पर कितना लुब्रिकेशन ऑयल यूज़ कर रहे हो पता ही नहीं चला सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे लग ही नहीं रहा। वो तो मशीन की लुब्रिकेशन हो रही है, उस मशीन पे पता नहीं कितने यूनिट्स बन जाए। तो एक मटेरियल की पहली कंडीशन कि उसको डायरेक्ट कहा जाए ये है कि वो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा हो। जैसे लकड़ी, जैसे वुड एक चेयर पे यूज़ हो रहा हो, तो अगर वुडन चेयर है तो। इसी तरह प्लास्टिक, अगर आप पेन बना रहे हो प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक जो आप यूज़ करोगे वो आपके लिए प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहा है, तो एक कंडीशन मीट हो रही है। दूसरी कंडीशन भी मीट होना ज़रूरी है कि एक यूनिट पर लगने के बावजूद हो सकता है आपको पता ही ना हो कि एक यूनिट पे एग्जैक्टली कितना लग रहा है, यानी वो मेजरेबल ही ना हो बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको डायरेक्ट कहने के लिए उसका मेजरेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी एक यूनिट पर कितना वो मटेरियल यूज़ हो रहा है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ही वो डायरेक्ट है, तो ही पता चल सकता है कि एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, एक शर्ट के ऊपर कपड़ा,
शर्ट के ऊपर फैब्रिक यूज होता है वो शर्ट का हिस्सा बनता है, पहली कंडीशन मीट हो गई। एक शर्ट पर कितना फैब्रिक यूज होता है ये भी हम मालूम कर सकते हैं, तो दो कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि जो टोटल कॉस्ट हो उस यूनिट की, उसमें उस मटेरियल की कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो, यानी इग्नोर ना की जा सकती हो। एक फैब्रिक की कॉस्ट शर्ट के ऊपर इग्नोर हो ही नहीं सकती, क्योंकि फैब्रिक की कॉस्ट एक टोटल कॉस्ट ऑफ द शर्ट में एक वैल्यूएबल अमाउंट होती है। तो आप कोशिश करोगे कि एग्जैक्टली कॉस्ट निकालो फैब्रिक की एक शर्ट की, ताकि आप फिर कस्टमर से वो रिकवर कर सको। अगर 2 मीटर कपड़ा आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर, तो यू विल इंश्योर कि आप 2 मीटर की कॉस्ट रिकवर कर सको, क्योंकि 2 मीटर की कॉस्ट अच्छी खासी होगी। सो ये 3 किस्म की कंडीशंस जब पूरी होती हैं तो उस मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो फैब्रिक डायरेक्ट है क्योंकि तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। लेट्स से बटन्स, बटन्स शर्ट का हिस्सा बनते हैं, यस, पहली कंडीशन पूरी हो गई। क्या बटन्स एक यूनिट पे कितने लगते हैं मालूम किए जा सकते हैं? बिल्कुल मालूम किए जा सकते हैं, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। क्या बटन्स की कॉस्ट शर्ट की कॉस्ट में सिग्निफिकेंट होती है इतनी कि हम एक एक बटन को काउंट करके लगाएं, एक एक बटन की कॉस्ट कैलकुलेट करके निकालें? नॉर्मली नहीं। बटन्स एक शर्ट पे बहुत इनसिग्निफिकेंट वैल्यू के होते हैं, नॉर्मल बटन्स की हम बात कर रहे हैं। लिहाजा बटन्स को यूजुअली हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे, क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्ट कहेंगे तो फिर हमें एक एक बटन की कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर शर्ट की कॉस्ट में ऐड करनी पड़ेगी, जो कि टाइम ज़्यादा लेगी, और बटन्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा है नहीं कि हम इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन में जाएं। इसलिए नॉर्मल बटन्स अगर होंगे तो इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर वो महंगे कफलिंग्स आते हैं जिनकी कॉस्ट अच्छी खासी हो सकती है, फैब्रिक जितनी भी हो सकती है उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो उनको हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे, और जितने बटन्स पे लग रहे होंगे उतनी कॉस्ट हम उसको चार्ज करेंगे। धागा, थ्रेड, धागा शर्ट का हिस्सा बनता है, बिल्कुल बनता है। नंबर 1, क्या वो मेजर किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली मेजर नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी इनसिग्निफिकेंट होती है कि कोई भी शर्ट पे कपड़ा नाप के नहीं लगाता। तो इसलिए धागे को हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। सो जिस चीज को डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहा जाएगा तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में ऑटोमेटिकली क्लासिफाई हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर, एक वर्कर तब डायरेक्ट वर्कर कहलाता है जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ब्रिक लेयर्स होते हैं, जैसे फर्नीचर में बिजनेस में कारपेंटर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इन लोगों को सुपरवाइज करने के लिए जो लोग खड़े होते हैं वो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं। फैक्ट्री का वॉचमैन इनडायरेक्ट वर्कर है, स्टोर का मैनेजर इनडायरेक्ट वर्कर है, अकाउंट्स का ऑफिसर इनडायरेक्ट लेबर है, ये इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस यूजली इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सपेंस डायरेक्ट होगा तो उसके अंदर 2 कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। एक, एक्सपेंस ट्रेसेबल हो, यानी एक यूनिट पर कितना लग रहा है मालूम किया जा सकता हो, और उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो। क्या चीज को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हैं? रॉयल्टी एक्सपेंस डायरेक्ट हो सकता है। रॉयल्टी वो अमाउंट होती है जो किसी शख्स को उसकी इन्वेंशन या उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे किया जाता है। जैसे अगर आप किसी की बुक पब्लिश करते हो, लिखी हुई किसी और ने है, तो पब्लिशर जो उसको प्रिंट करता है वो हर बुक पे जब अब उसके राइटर को या ऑथर को पर यूनिट जो पे करता है उसको रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हर यूनिट पे की जाती है, इसलिए हर यूनिट की पता होती है कितनी है और वो सिग्निफिकेंट होती है, इसलिए उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसी तरह किसी ऑर्डर के ऊपर कोई ऐसे टूल्स यूज हो रहे हैं जो सिर्फ उसी ऑर्डर के लिए परचेज किए गए हों और दोबारा किसी ऑर्डर पे यूज ना हो सकते हों, तो उनको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं नॉर्मली वो इनडायरेक्ट होती हैं, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तमाम डायरेक्ट आइटम्स का सम प्राइम कॉस्ट कहलाता है। तमाम इनडायरेक्ट आइटम्स का सम ओवरहेड्स कहलाएगा। प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। सो डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होंगी जब उनको ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। एक और क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स है, यानी डायरेक्ट मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट को कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट।
डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत होती है, आपको एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स की ज़रूरत होती है। इसलिए कन्वर्जन कॉस्ट जब भी आएगा इट विल बी सम ऑफ टू कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल इसमें, डायरेक्ट मटेरियल इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल को ही तो कन्वर्ट करने की बात हो रही है। सो एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट हैं उनको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। सो ये थी फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट की क्लासिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियरल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे।